नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे कंप्लीट कर चुके हैं। काफी कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। संविधान क्या होता है, क्या उसकी आवश्यकता है, बहुत कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे जीवन में और हमारे देश के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो क्या है, अधिकार। और आज हम उन्हीं अधिकारों की चर्चा करेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार और उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चैप्टर है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। हम लोग बात करेंगे अधिकारों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। अधिकारों का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है हमें अधिकारों की, ये। फिर अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। अब जिन बच्चों ने चैप्टर 1 के लेक्चर 12 तक सभी लेक्चर्स देखे होंगे उनको काफी कुछ तो पता होगा। उनको यह भी पता होगा कि भारत के 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं भारत के संविधान में, वो आप लोगों को पता होगा। आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो भी आप लोग जानते होंगे। मतलब आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक एक चीज को लिंक करते हुए चलना है। एक एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे परिचय। पहले तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन में आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का, फिर हम बात करेंगे अधिकारों का महत्व और फिर हम चर्चा करेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार, जब जब मैंने पढ़ाया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे कहीं पर भी हो, मैंने ये चीज देखी है कि बच्चों को सबसे पहले तो यही नहीं पता कि अधिकार का मतलब क्या होता है। अधिकार का क्या मतलब है, राइट का क्या मतलब है। हम लोग हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनका सच में अगर हम अर्थ पूछना चाहे तो वो अर्थ हम लोगों को नहीं पता है। और मेरी जीवन में एक फिलोसफी रही है, मेरा एक विचार हमेशा जीवन में रहा है कि हम एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से समझते हुए चले, क्योंकि शब्दों में संसार समाया हुआ है। अब जब शब्दों से हम पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम इन शब्दों को समझ लेंगे तो हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर कौन से खेत की मूली है जिसे हम नहीं पचा पाएंगे, मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या है, पहले एक एक शब्दों को समझेंगे। उन शब्दों से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे, टॉपिक से हमारे चैप्टर्स क्लियर होंगे और चैप्टर से फिर हमारी पूरी बुक क्लियर होगी। और फिर आप भी क्या है, बिल्कुल पॉलिटी के विद्वान बन जाएंगे, बिल्कुल ज्ञानी आप लोग बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे आज चैप्टर की हेडिंग है भारतीय संविधान में अधिकार। अब भारतीय संविधान, इसके बारे में तो जितना कुछ जानना था हम लोग लेक्चर 1 में जान चुके हैं। कैसे इसका निर्माण हुआ, किन किन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई, ठीक है, संविधान क्या होता है, संविधान की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं संविधान की, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है अधिकार की, कि अधिकार क्या होते हैं, व्हाट इज राइट्स। तो हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार की एक डेफिनेशन देखते हैं। अधिकार मनुष्यों के वे दावे हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परमावश्यक हैं तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है अधिकारों के बारे में। अधिकार मनुष्य, ठीक है, मनुष्य कौन है, हम लोग, हमारे वो दावे हैं। दावे का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए क्लेम करते हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं सर ये तो काम में है, यही बात सत्य है, आप दावा कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका अधिकार हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, ओके, पीछे से किसी ने आकर के गाड़ी ठोक दी, आपको तो कोई चोट नहीं लगी, फिर आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया। अब आप क्या कहोगे, भाई ला 5,000 रुपये निकाल, ये मेरा यार अधिकार है, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब इस गाड़ी का हर्जाना कौन भरेगा, तू ही तो भरेगा। आप क्या कर रहे हो, दावा कर रहे हो, आप क्लेम ठोक रहे हो कि नहीं मुझे क्या है, मेरे 5,000 रुपये चाहिए जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ। ये आपका दावा, ये आपका अधिकार है। आप किसी कोचिंग सेंटर में गए, पढ़ने के लिए गए, आपकी फीस जमा करा दी, परंतु वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना तो बेहतरीन टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ना आपकी क्लासेस करा रहे हैं, तो आप वहां के डायरेक्टर को जाकर के बोलोगे सर हमने आपको पैसे दिए हैं, आप हमें शिक्षा दीजिए, ये हमारा अधिकार है। क्यों, क्योंकि आपने दावा ठोक करके बोल रहे हो, हाँ ये मैं दावा, मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने आपको पैसे दिए और अब आप हमें पढ़ाई है, ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार क्या है, मनुष्य के वे दावे हैं, वो क्लेम है जो हम करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या हो, परम आवश्यक हो। परम आवश्यक का मतलब क्या, परम मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, और आवश्यक मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। तो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो
उन्हें हमने क्या है, अधिकार की श्रेणी में रखा है। पर पहले समझिएगा, मनुष्य के वे दावे जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व हम बात कर रहे थे, भारत के संविधान में व्यक्तित्व की चर्चा करी गई है, लास्ट प्रियम्बल वाले प्रस्तावना वाले में हमने देखा। अब व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व की अगर हम लोग चर्चा करें, हम पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं। देखिए, व्यक्ति हम सभी हैं, आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूं, ठीक है, मतलब हम सब पर्सन है, आप भी पर्सन है, मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, सभी मनुष्य हैं। पर व्यक्तित्व क्या होता है? अब व्यक्तित्व का विकास का मतलब क्या है? देखिए, जीवन में हजारों लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, और वो यूं ही मर जाए तो कोई मतलब होगा क्या उनके जीवन का? नहीं। पर कुछ बड़ा कर करके जाए तो क्या है, उनके जीवन का कुछ अर्थ है। अब वो बड़ा कैसे होगा, अब वो कुछ काम बड़ा कैसे हो सकता है? जब हम इन व्यक्तियों को क्या है, बेहतर शिक्षा दें, हम इन व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें, हम इन व्यक्तियों को बेहतर रकम की जो व्यवस्था है वो करें। रकम का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, इनको ये बेहतर सुविधाएं मिले। इन सबसे क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। और जो व्यक्ति का विकास हो रहा है वो क्या है, व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो क्या है, पर्सनैलिटी है। और इन सब के साथ क्या होना चाहिए, आप में संस्कार भी होने चाहिए। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे जो अधिकार है वो मनुष्य के लिए क्या है, परम आवश्यक है, तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्राप्त करता है, और जिन्हें क्या हो, समाज, पूरी जो सोसाइटी है वो भी मान्यता प्राप्त करती हो कि हाँ हाँ भाई ये चीजें होनी चाहिए, ओके, ये चीजें होनी चाहिए। और राज्य, अब राज्य की जो परिभाषा है वो हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। राज्य यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी वाले राज्य नहीं है, राज्यों की एक पूरी परिभाषा हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखी है। तो समाज और राज्य क्या है, मान्यता प्राप्त करते हो। अभी एक बार के लिए अगर नहीं पता हो तो आप ये देख सकते हैं कि सरकार, कार्यपालिका, ये सब आप राज्य के रूप में देख सकते हैं। पर राज्य का और भी विस्तार रूप है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस करा है। तो समाज और राज्य या सरकार जो है वो उसको मान्यता प्राप्त करती है। अब मान्यता प्राप्त करने का मतलब क्या है, उसको कह दिया गया कि हाँ भाई ये बिल्कुल मानने लायक बात है, ये मानने लायक बात है, हम इसको मानते हैं। मान्यता देने का मतलब क्या है, हम मानते हैं ये बात बिल्कुल सही है। अब एक बार पूरी डेफिनेशन को देखिए। अधिकार मनुष्य के वे दावे हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक हैं तथा जिन्हें समाज और राज्य मान्यता प्रदान करते हैं। तो अब अधिकार क्या है, मनुष्य के वो दावे हैं, वो क्लेम है जो उसके व्यक्तित्व के लिए परम आवश्यक है। मतलब उसके व्यक्तित्व का अगर विकास करना है तो उसके लिए परम आवश्यक है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ क्या, समाज और राज्यों से मान्यता प्राप्त करते हो, मतलब उसे मान लेते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ये अधिकार है, इसका जो दावा है वो सही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आपको कहा आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आपने साल की 10,000 रुपए फीस जमा करा दी, पर ना वहां पर क्लास लग रही है, ना वहां पे आपके लिए अच्छे टीचर्स हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये आपका अधिकार है कि आप वहां जाए, बोले डायरेक्टर को सर हमारी क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस कराई जाए। अब इस बात को है ना, ये आपने दावा ठोक दिया कि हाँ बिल्कुल हम सही, हमने पैसे जमा कराए हैं और हमें क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। तो पहली बात तो यह आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिक्षा। दूसरी बात, समाज और राज्य दोनों मान्यता प्राप्त करेंगे। समाज का मतलब आप घर पर आकर के किसी को बताएंगे पापा हमने पैसे जमा कराए थे पर वो हमें पढ़ा नहीं रहे। आप अपने आस पड़ोस में किसी को बताओगे, वो मानेंगे हाँ यार गलती है कोचिंग वालों की गलती। आप किसी को भी बताओगे वो बोलेगा हाँ यार गलती है, बिल्कुल सही बात है। और अब राज्य का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस स्टेशन में चले गए और बोल दिया कि सर हमने पैसे जमा कराए पर हमारी क्लासेस वो सही से नहीं लेते हैं, ना कोई टीचर है ना कुछ भी नहीं, बस क्लास में ले जाकर के बिठा देते हैं। तो राज्य का मैंने क्या कहा, बहुत बड़ा विस्तार रूप है। तो अब राज्य में, जैसे मैंने पुलिस का उदाहरण लिया, तो पुलिस किसके, सरकार के अंडर में ही तो है। तो वो भी क्या करेगी, पुलिस बोलेगी हाँ यार बात तो सही है, क्लास तो लगानी चाहिए। तो अब यहां पर क्या, समाज ने भी हाँ बोला, राज्य ने भी क्या कर दिया, हाँ कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका अधिकार हो गया। ये आपका क्या हो गया, अधिकार हो गया, आपका राइट हो गया। तो राइट या अधिकार वो चीज है या वो मनुष्य के दावे हैं जो हमारे मतलब मनुष्यों के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है, तथा उन्हें समाज और राज्य दोनों क्या करते हो, मान्यता प्रदान करते हो, मान्यता देते हो कि हाँ मानते हो कि हाँ ये बात सही है। तो काफी लोगों को आज तक अधिकारों की एक डेफिनेशन नहीं पता है, तो आप इसे बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिएगा, इसे बिल्कुल समझ लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, कहीं पे चिपका लीजिएगा कि अधिकार क्या होते हैं। अब जैसे आपका हमसे पढ़ना ये आपका अधिकार है, आप पढ़ सकते हैं। सबको शिक्षा मिले ये आपका अधिकार है। हम सब आजादी में जीवन जी सके ये हम सबका अधिकार है। तो इन अधिकारों की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अधिकार शब्द बताया। अब अगर हम इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं आगे, जिसकी बात करता हूं मैं, मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, अधिकार समझ चुके हैं, अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं।
मौलिक अधिकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स। आइए जानते हैं मौलिक अधिकार की डेफिनेशन। मौलिक अधिकार संविधान में सामान्यतः सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो यहां पे जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि संविधान में सामान्यतः मतलब जनरली जो संविधान में सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब संविधान में लिख दिया जाए, संविधान में मिला लिया जाए, वो और उसको राज्य ने क्या कर दिया? मान्यता प्रदान कर दी है। पर देखिए, जब बात आ रही है राज्य ने मान्यता प्रदान कर दी, ये राज्य का जो है ये भी संविधान के अधीन है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर संविधान ने बोल दिया तो सबसे ऊपर आ ही चुका है। तो संविधान में जो चीज सामान्य सम्मिलित कर दी गई हो और राज्य ने उसको क्या कर दिया? मान्यता प्रदान कर दी हो, ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार कहेंगे। फिर एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता हो। अब मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय, जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग क्या करें? लागू करते हो। वो मतलब वो लागू कर रहे हैं कि हाँ भाई ये अधिकार हैं, ये अधिकार उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशनों में देखो, पहली बात में, पहली डेफिनेशन में ये कहा गया है, परिभाषा में ये कहा गया है कि संविधान में जिन अधिकारों को सम्मिलित कर दिया गया हो उन अधिकारों को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार कहा गया है। और राज्य ने मान्यता प्राप्त कर दी तो भी। अब पहली बात तो यहां पर आप सबको ये क्लियर हो गया कि अधिकार तो हमें पता है, ओके, और अब जो संविधान में सम्मिलित कर दिया गया वो मौलिक अधिकार। दूसरे में ये कहा गया है जिसे न्यायपालिका जो है वो लागू करवाए, वो मौलिक अधिकार है। परंतु अब मेरा यहां पे एक सवाल है, इन्होंने कहा संविधान में जो सम्मिलित कर दिया जाए, संविधान में जो अधिकार मिला दिया जाए उसे मौलिक अधिकार कहेंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार है, उसके अलावा और कोई भी अधिकार नहीं। क्या मैं बात करता हूं वोटिंग राइट, मताधिकार, वोटिंग राइट तो उन में जोड़ा ही नहीं गया। उन 6 मौलिक अधिकारों में वोटिंग राइट थोड़ी है, वो तो बाद में आखिर के एंडिंग के आर्टिकल्स में जाकर के मिला है। तो मताधिकार जो मिला, वोटिंग राइट जो मिला है, तो वो भी तो संविधान से मिला है ना। पर इन्होंने तो कहा जो संविधान में सम्मिलित कर दिया गया वही मौलिक अधिकार है, पर वोटिंग राइट भी संविधान में ही है, तो वोटिंग राइट तो मौलिक अधिकार नहीं है। सोचने वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी इस डेफिनेशन को पूरी नहीं मानता हूं, अधूरी मानता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है ये डेफिनेशन, पर मैं इसको क्या अधूरी मानता हूं। देखिए, अधिकार 2-3 प्रकारों के अधिकार होते हैं, जैसे कि मैं चर्चा करता हूं। एक अधिकार है मौलिक अधिकार, ओके। दूसरे हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तीसरे हैं वैधानिक अधिकार। तीनों में बात समझिएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो है जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी, किसी भी इंसान के जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी मौलिक अधिकार की मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा। मौलिक अधिकार वो है जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। संवैधानिक अधिकार क्या है? ऐसे अधिकार जो संविधान में मिले हो, जो संविधान में मिले हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। हमारा मताधिकार भी संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है। मतलब क्या है कि ये संवैधानिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार इसी का भाग है, ठीक है। मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकारों का ही भाग है। बात करते हैं वैधानिक अधिकारों की, या हम बात करें लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स या वैधानिक अधिकारों का मतलब क्या है? जो संविधान में नहीं लिखे गए, ओके, पर बाद में देश की संसद द्वारा कुछ ऐसे अधिकार हम लोगों को दिए गए कि हाँ भाई आपको ये और अधिकार है, आप इस अधिकार का क्या कर सकते हैं? और प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैधानिक अधिकार जो आपको संसद के द्वारा मिला हो, और संवैधानिक अधिकार वो जो कि आपको संविधान के द्वारा मिला, संविधान में लिखे गए हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार। और जो इनमें संवैधानिक अधिकारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मौलिक अधिकार है, जो कि संविधान का भाग है। तो ये वाली डेफिनेशन कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर है या अधूरी मैं मानता हूं। दूसरी बात कही गई कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय लागू किया जाता है, न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है कि भाई न्यायालय उनको लागू करता हो, ठीक है, कोर्ट जुडिशरी है वो लागू करता हो, पर मुख्यतः हमारे देश में लागू करने का जो काम है वो कार्यपालिका का है, ओके। हाँ, न्यायालय का उसमें रोल है, वो व्याख्या करेगा अधिकारों की कि भाई ये अधिकार है या नहीं है, इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो न्यायालय का लागू किया जाता है। तो ये भी कुछ हद तक ठीक है। पर जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मौलिक अधिकारों की है, अब अगर कभी भी आप शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की, लिखते हैं मौलिक अधिकार, भारत के 6 मौलिक अधिकार बताते हैं, तो सबसे पहले तो हेडिंग डालिएगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार ये हेडिंग डाली, और अब ये वाली जो डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए
मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बेस्ट डेफिनेशन है। और मैं आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आपको यहां पे कंटेंट मिलता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताब से उठा करके दिया हो। यहां पे से अब अधिकार, मौलिक अधिकार की जो परिभाषा है ना, ये अलग अलग किताबों में से निकाल करके लाया हूं मैं, कि मैं जो बेस्ट मेरे बच्चों के लिए होगी ना, जो बेस्ट मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगी, जो सीधा उनके दिमाग को टच कर जाए, वो है। मैं सच में चाहता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है ना कलेक्टर बनने की, वो रुके ना, वो कंटिन्यूअसली चलती रहे। और एक डॉक्टर विकास दिव्य करती है, दृष्टि आईएएस के मालिक हैं, वो एक बात बहुत गजब की कहते हैं कि चाहे इंसान आईएएस बने या ना बने, चाहे वो आईपीएस बने या ना बने, पर जो व्यक्ति भी यूपीएससी की तैयारी कर लेता है, यहां से ही आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू हो चुकी है, आप एनसीईआरटी को इतनी लगन से पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर लेता है ना, वो आईएएस बने या ना बने, पर वो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाता है। उसके सोचने का, उसके समझने का जो तरीका ना, वो बेहतरीन बन जाता है। और मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों से एक उम्मीद करता हूं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, पर सबसे पहले बेहतर इंसान बनो, बेहतर नागरिक बनो, जिनके मन में सबके प्रति एक भाव हो, सबकी इज्जत करे, सबको मान सम्मान दे। कभी कोई ऐसा विद्यार्थी ना निकले मेरा जो कि कोई किसी से गलत व्यवहार कर रहा हो और फिर कल को कोई कहे यार मनीष सर आपके स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल बात करने तक की भी तमीज नहीं। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं आपको एक अच्छा बेहतरीन नागरिक बनाना चाहता हूं। और बेहतरीन नागरिक हम लोग कब बनेंगे? जब हमारा बहुत ज्ञान होगा, अच्छा वाला ज्ञान होगा। ओके, तो वही ज्ञान मैं अभी आपको दे रहा हूं। तो मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक है। अब मौलिक का मतलब क्या है? बिल्कुल बेसिक, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बेसिक है, बहुत आधार है, वो हमारे जीवन का आधार है। तथा अनिवार्य, तो ऐसे अधिकार वो अधिकार है व्यक्ति के जीवन के लिए जो मौलिक, जरूरी हो, बिल्कुल अनिवार्य, बिल्कुल ही जरूरी हो, आधार है। उनके कारण उनको क्या करा गया? संविधान में डाला गया है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। यहां पे इस तक 2-3 बातें आई हैं। पहली बात, वो अधिकार जो मनुष्य के लिए क्या हो? बहुत ज्यादा मौलिक हो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा आवश्यक, अनिवार्य हो, उनको क्या करा गया है? संविधान में नागरिकों के लिए डाला गया। नागरिक कौन है? हम सभी भारत के नागरिक हैं, उनके लिए डाला गया। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात नीचे कह दी, जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब जो राज्य है मतलब सरकार, और सरकार के जो जितने भी विभिन्न अंग, सरकार के प्रकार, सब कुछ है ना, वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबसे सुप्रीम क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वही अधिकार है जिनको राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य भी उनसे छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये एक बेस्ट डेफिनेशन मौलिक अधिकार की है। अब आप हमेशा अधिकार की, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, आप वो लिखिएगा। और अगर आपको मौलिक अधिकार को कभी वर्णन करना पड़े या मौलिक अधिकार आपको कभी समझाने पड़े तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा। ओके, अब आते हैं स्टार्टिंग लेक्चर पे। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हो। देखो, जब हमने चैप्टर 1 पूरा पढ़ा, उस चैप्टर में हमने देखा कि संविधान क्या होता है, संविधान की हमें आवश्यकता क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। पर संविधान का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कानून कैसे बनाएगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। सिर्फ और सिर्फ उनके जो शासन के विभिन्न अंग हैं उनको बताने के लिए संविधान नहीं बनाया गया। संविधान उससे भी बढ़कर के है। तो उससे बढ़कर के क्या है? संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर क्या करता है? अंकुश लगाता है, सरकार की शक्तियों पर कंट्रोल लगा देता है कि भाई जो भी सरकार में बैठा है, चाहे कोई सी पार्टी, कोई सा नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री बैठा हो, उनकी शक्तियों पर कंट्रोल लगा रखा है। अगर कंट्रोल नहीं लगाएंगे, अगर निरंकुश रखेंगे तो क्या होंगे? वो जनता का शोषण करेंगे। ओके, अंकुश का मतलब क्या होता है? कंट्रोल लगाना। तो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया, रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने क्या करा? सरकार की शक्तियों पर क्या करा है? अंकुश लगाया, कंट्रोल लगाया, और जो देश के नागरिक हैं उनको क्या करें? कुछ अधिकार प्राप्त कराएं, उनको कुछ अधिकार दिए, और इन्हीं अधिकारों से क्या है? इनकी सरकार की शक्तियों पर अंकुश लग जाएगा। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों। अब इस अध्याय में पढ़ना क्या है? हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान ने कौन कौन से में मौलिक अधिकार दिए, उन मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है। उस 22 भाग में से जो तीसरा वाला भाग है, उस तीसरे वाले भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वाला जो पार्ट है वो किसका है? मौलिक अधिकारों का है, फंडामेंटल राइट्स का है।
उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए, उन पर कुछ सीमाएं भी लगाई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें मैं अपने विचार रख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। यह अधिकार दिया है कि मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ भी बोल दूं। तो उस पर भी एक सीमा लगा दी, एक रोक लगा दी। क्या बोला गया कि भाई आप कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कि किसी जाति, धर्म, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। ठीक है, आप अपने विचारों को रखने के लिए किसी दूसरे के विचारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके विचार भी उतने ही कीमती है जितने आपके विचार कीमती है। तो आप अपने विचारों से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। दूसरा, जैसे कि हम सभी को संगठन बनाने की इजाजत है, हम सभी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। पर संगठन बनाने का मतलब ये नहीं है तुम तो कल को गोलियां लेकर लो, तलवारें निकालो, लो भाई हमने तो संविधान ने बोला संगठन बना सकते हो। तो संगठन का मतलब ये थोड़ी है भाई तुम तो कल को आतंकवादी संगठन बनाओगे, नहीं, वो नहीं चलेगा। तो यहां पर इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, कुछ रोक भी लगाई गई। इससे ऊपर मत उठ जाना, यहां तक ही आपका अधिकार है, उसके बाद तो फिर सरकार ही देखेगी आपको। अब हमें पढ़ना है भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है इस चैप्टर में। फिर हम देखते हैं कि उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। तो जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, अब उन अधिकारों को सुरक्षित कैसे करेंगे, बचा करके कैसे रखेंगे, यह हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उन अधिकारों की व्याख्या और वह सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। ओके, व्याख्या का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंटरप्रिटेशन करना, किसी चीज को समझाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए और बोला सर ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो शायद ऐसा ऐसा होता। फिर मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं, ये चीज ऐसे है। तो व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना, मतलब संविधान में कोई बात लिखी हुई हो, अगर कहीं नहीं आ रही है समझ में, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा कि भाई ये संविधान का उद्देश्य था तो इस हिसाब से यही बात सत्य होगी। और उसकी संविधान में जो अधिकार है उनकी सुरक्षा में न्यायपालिका का क्या रोल रहता है वो भी हम लोग जानेंगे। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार जो किस में है, भाग 3 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में है। इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो यूपीएससी तक के बच्चों को बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 11th में ही क्लियर हो जाएगा कि ये मुख्यतः अंतर होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अधिकारों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ राइट्स। जो अब अधिकार है उनकी हमें जरूरत क्या है, क्यों इंपोर्टेंस है, उनकी क्या महत्व है। और जब कभी भी क्या होता है किसी चीज को हमें समझाना होता है ना, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कहानियों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर भी किताब ने हमें समझाने के लिए 2 स्टोरी दी हैं, 2 कहानियां बताई हैं। उन दोनों कहानियों को देख करके हम समझ जाएंगे कि हाँ देखो यार अधिकारों की इसलिए ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसे ही अगर आपको याद है तो आपने क्लास 9th में भी अधिकारों का एक चैप्टर पढ़ा था, राजनीति विज्ञान में, ठीक है, अधिकारों का एक चैप्टर पढ़ा था और उससे पहले भी कुछ कहानियां आपको बताई गई थी। अब आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या वो कहानियां आपको याद है, कौन सी कहानियां क्लास 9th के उस अध्याय में बता रखी है और क्या आपने क्लास 9th में पढ़ाई करी थी। ओके, तो अब आज चलो नहीं करी कोई बात नहीं, अब यहां वाली कहानियों को जान लेते हैं। सबसे पहले जो कहानी बताई गई है वो 1982 के एशियाई खेल। ओके, अब एशियन गेम्स होते हैं और एशियन गेम्स में क्या है कि जो एशिया के अलग अलग देश है, विभिन्न देश है, वो आते हैं और गेम्स खेलते हैं। तो 1982 के जो एशियाई खेल है वो कहाँ हुए, भारत में, और भारत में कहाँ पर हुए, दिल्ली में हुए। ओके, तो अब उसमें ऐसा क्या हो गया जो कि हमें अधिकारों में पढ़ाया जा रहा है, आइए जानते हैं। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। अब देखिए समझिए इस बात को, 1982 के एशियाई खेल भारत में होने थे। अब पहले ही पता चल जाता है काफी समय पहले कि भाई इस वाल जो ये गेम्स होंगे वो वहां पर होंगे। तो 1982 के लिए भारत को पता था कि भाई जो हमारे एशियाई खेल है वो भारत में होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आ जाओ और आकर के ठीक है ये खुला मैदान है बेटा तू यहाँ भाग ले, ठीक है यहाँ पे तुम हॉकी खेल लो, यहाँ पे फुटबॉल खेलो, नहीं, पूरा स्टेडियम बनाना पड़ता है। बाहर से अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आते हैं, तो एक भारत की इमेज बनती है ना कि यार वहाँ गए थे, वहाँ के स्टेडियम बेहतर थे, वहाँ गए थे, वहाँ की होटल्स 1 नंबर थी, वहाँ गए थे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड थी वो बहुत बेहतरीन थी। तो अब उसके लिए क्या है कि कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। और क्यों ली, क्योंकि काफी फ्लाईओवर बनाने थे, स्टेडियम्स बनाने थे, ये बनाने के लिए कुछ ठेकेदारों की सेवा ली। और अब इन ठेकेदारों ने क्या करा, मजदूरों की इससे दयनीय स्थिति हो गई। दयनीय स्थिति का मतलब क्या है, जिस स्थिति पर दया किया जाए, अरे यार बेचारा कैसे। अब ये दयनीय स्थिति क्यों हुई वो समझिए। सरकार ने काम किसको सौंप दिया, ठेकेदारों को। ये ठेकेदार कौन है, प्राइवेट वाले, और इनको एक टारगेट दे दिया गया है कि भाई आपको इतने दिनों में ये काम कंप्लीट करना है। तो इन्होंने क्या करा, देश के अलग अलग कोनों से क्या करा, मजदूरों को बुलाया।
मजदूरों को बुलाया और मजदूरों से काम करवाना शुरू करा। अब इनकी दयनीय स्थिति क्यों हुई? सरकार ने कुछ न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है कि अगर आप किसी से काम करवाते हो तो उसको इतनी कम से कम ये मजदूरी तो आपको देनी होगी, पर इन ठेकेदारों ने वो मजदूरी इनको नहीं दी। इसके अलावा इनके जो काम करने की स्थिति थी वो भी बेकार थी। ठीक है, जैसे कि आज अगर मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं उस ऑफिस की स्थिति खराब हो गई, मतलब पीने का पानी बहुत खराब है, कभी भी वहां पे ऐसा कुछ घटना घट सकती है जिससे कि मुझे हानि हो जाए, मुझे चोट लग जाए। तो इनकी जो कार्य स्थिति थी वो भी बेकार थी, इनसे काफी देर तक काम कराया जाता था, जोखिम वाले भी काम करा लिए जाते थे, तो इसलिए इनकी स्थिति क्या थी? बहुत बेकार थी। यहाँ पे एक मैंने तस्वीर दिखाई है जहां पे एथलीट्स दौड़ते हैं ना, ऐसे रेस लगाते हैं, वो वाली रेस की। ठीक है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय याचिका। अब देखिए, अब समाज वैज्ञानिकों मतलब आप ये कह सकते हो कि जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए चिंता करते हैं, उन्होंने क्या करी? एक याचिका लगाई। याचिका का मतलब क्या है? एक कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। और कौन सी याचिका लगाई? जनहित याचिका यहाँ पे लगाई है। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है वो देखिएगा, इसे इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, PIL कहते हैं, जनहित। अब यहाँ पे जो समाज वैज्ञानिक है इनका तो उनसे तो मजदूरी नहीं करवा रहे थे ठेकेदार, फिर ये कोर्ट क्यों गए? तो इन्होंने क्या करा? जनहित याचिका लगाई। जनहित का मतलब है जन मतलब जनता और उसके हित के लिए। अब जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए कोई भी याचिका लगा सकता है। तो उन्होंने मजदूरों के आधार पर कि मजदूरों के साथ इतना गलत हो रहा है, हम यहाँ पे मजदूरों की तरफ से हम खड़े हैं, हम याचिका लगा रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप बात करिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका लगाई समाज वैज्ञानिकों ने, और इन्होंने याचिका लगा करके क्या बोला कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार को निर्देश काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। अब देखिए पूरी स्टोरी समझिए। अब इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा दी, कंप्लेंट गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम इस पर सुनवाई करेंगे। अब जब सुनवाई करने की बात आई तो ये जो समाज वैज्ञानिक है इन्होंने बोला कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी होता है। बंधुआ मजदूरी और बेगार समझिए। बंधुआ मजदूरी फोर्स्ड लेबर, मतलब आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो, आपकी इच्छा ना हो फिर भी आपसे काम करवाया जा रहा हो, वो फोर्स्ड लेबर। बेगार का मतलब क्या होता है? जब आपको बिना पेमेंट के, विथआउट पेमेंट जब आपको काम कराया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। जैसे बहुत सी बार कहते हैं भी हमारा राजस्थान में बेगार करवा दी, मतलब कोई मतलब भी नहीं निकला इसका और तूने बेगार करवा दी, कोई काम बेकार ही था। तो बेगार का मतलब क्या है? जब आपको बिना पेमेंट दिया जाए तो वो क्या है? बेगार कहलाती है। तो यहां पर क्या है कि जब जितनी मजदूरी तय है उस मजदूरी से अगर कम मजदूरी दी जाए तो वो भी बेकार है। ये कौन कह रहे हैं? समाज वैज्ञानिक सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं कि जितनी मजदूरी सरकार ने तय करी है उस मजदूरी से कम दी जा रही है तो वो भी तो बेकार ही है। मतलब जितना पेमेंट उनको मिलना चाहिए तो मिल ही नहीं रहा है। और ये बेगार और ये बंधुआ मजदूरी क्या है? भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका उल्लंघन है, उसका विरोध है, ये उसका खत्म कर रहा है ये ठेकेदार। तो यहां पर क्या है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है, मतलब मौलिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मानता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए, सरकार को आदेश दिए और उनको बोला कि भाई जिन ठेकेदारों को आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं वो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और इस शोषण के कारण उनका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आप क्या करें? उन सभी मजदूरों को काम के लिए जो तयशुदा मजदूरी है वो दिलाए। तो आप उन ठेकेदारों को बोलो जितना हमने तय करा है उतनी मजदूरी आप उनको दीजिए। तो यहां पर इस वाले अधिकार का उल्लंघन होने से बच गया। तो यहां पर अधिकारों की क्या आवश्यकता है? पहली आवश्यकता आपको समझ में कि अगर अधिकार नहीं होता तो ये समाज वैज्ञानिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो इस केस की सुनवाई नहीं होती, और केस की सुनवाई नहीं होती तो इन मजदूरों को अपना अधिकार नहीं मिलता, उनको सही दाम जो है अपनी मेहनत का वो नहीं मिलता। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर है। फिर दूसरी कहानी हम जानते हैं मचल लालुंग की। मचल लालुंग असम के रहने वाले व्यक्ति हैं। सच कहूं तो लालुंग एक आदिवासी समुदाय है, एक आदिवासी समुदाय, और मचल इनका नाम है। यह है मचल लालुंग। अब इनके साथ क्या हुआ वो जानिए। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो 23 वर्ष का था, तो इनको 23 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों करा गया? लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। तो ये इनकी वो रहते कहां थे? असम के एक मड़ीगांव जिला है और जिले में एक गांव है चुबरी, उस गांव में रहने वाला था। इसका आरोप यह था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। तो उन्होंने मतलब काफी किसी को बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक चोट उनको पहुंचाई है, इसलिए उनको क्या करा गया? गिरफ्तार करा गया। ध्यान दीजिएगा, 23 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौलई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। अब
जब मुकदमा चला, उसे कोर्ट ले जाया गया, तो उसे कोर्ट वालों को पता चला कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पहले जरूरी है कि इसको क्या है, इसको इलाज करवाया जाए। तो इलाज करवाने के लिए इसको क्या है, लोकप्रिय जो गोपीनाथ बरदोई अस्पताल है वहां पे भर्ती करा दिया गया एक कैदी के रूप में, कि भाई ये किसकी कस्टडी में रहेगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगा, पुलिस ध्यान रखे कि ये वहां से भाग ना जाए और उसका पूरा इलाज सही तरीके से करा जाए। तो कैदी के रूप में उसको भर्ती करा दिया गया। आज का आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि हमने चैप्टर 1 में गोपीनाथ बरदोई के बारे में पढ़ा था, ये कौन थे आप बताइएगा। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 में और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो वो उसका सफलतापूर्वक इलाज हो गया और वो बिल्कुल ठीक था। फिर जो अस्पताल के अधिकारी है उन्होंने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी, एक 67 में, एक 96 में। बोला अभी ठीक है, आप इस पर मुकदमा चला लीजिए, अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा और उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और वो जो हिरासत में था वो हिरासत में ही चलता रहा कंटिन्यूअसली, उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मचल को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था, ठीक है। अब उसको जुलाई 2005 में छोड़ा गया जब वो कितने वर्ष का हो गया, 77 वर्ष। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब वो 23 वर्ष का था तब उसको पकड़ा, एक बार सुनवाई हुई और उसमें कोर्ट ने उसको अस्वस्थ पाया, भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद उसको 54 वर्षों तक क्या इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और 2005 को उसमें इसको छोड़ दिया गया। अब सवाल ये आता है, छोड़ा कैसे गया। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। 1993 में भारत की संसद ने इस आयोग का गठन करा और इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और भी काफी सदस्य होते हैं और उन सदस्यों से पूरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनता है। और उनको यही ध्यान रखना है कि जो मानवों को अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको सभी अधिकार मिलने चाहिए। तो इन्होंने एक बार क्या करा, जो राज्य में जितने भी बंदी है, जेलों में है, उनको भेजा कि भाई हाँ पता लगा के उनकी क्या स्थिति है। तो अब उनको पता चला कि जो लालुंग की स्थिति है पता चला और फिर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। और यहाँ पे ये मैंने आपको लोगो दिखाया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अब यहां पर आप बताइए कि उनका कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जीवन जीने और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जीने और स्वतंत्र अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ है। इसके तहत क्या कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए, उसको कोर्ट लेकर के जाना चाहिए। परंतु इनको तो 54 सालों में दर्शन ही नहीं कराए कोर्ट के, 54 साल में दर्शन ही नहीं कराए। जब अस्पताल 2 बार कह चुका है कि भाई जो आपका कैदी है वो स्वस्थ है, आप इस पे मुकदमा चलाइए, जो भी साबित होगा वो हो जाएगा, पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, बस उनको जेल में रखते ही गए। तो यहाँ पर 2 कहानियां हम लोगों ने पढ़ ली। दोनों कहानियों से आपको पता चल गया होगा कि अधिकारों का कितना महत्व है, कितनी इंपोर्टेंस अधिकारों की है। अब चर्चा करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। अगर इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे बिल ऑफ राइट्स। क्या कहेंगे, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का घोषणा पत्र जनरली क्या है, ये बिल ऑफ राइट्स जो शब्द है वो अमेरिका ने अपने संविधान में इस्तेमाल करा। और अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 से ही लागू हो चुका था, तो सबसे पुराना संविधान है और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है अमेरिका की। तो बिल ऑफ राइट्स, और बिल का मतलब क्या होता है, एक आप कुछ चीजों का एस्टिमेशन है। जनता ने किन किन चीजों की मांग करी, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए, तो उनको एक बिल्कुल बिल सा बना लिया। और ये बिल किस चीज का था, अधिकारों का था। तो इसको इसलिए क्या नाम दिया गया, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, एक बिल बना लिया। जैसे आज आपको घर वाले बोले बेटा ये सामान भी लाना, ये सामान भी लाना, ये सामान भी लाना, ये वाला भी लाना, आपने एक बिल बना लिया और उस पर क्या लिख लोगे, बिल ऑफ हाउस डिमांड्स। ठीक है, घर वालों की जो डिमांड्स है वो लेकर के आनी है। या जैसे आप अपने पापा को, मम्मी को बताते हो पापा ये भी, मम्मी ये भी, तो वो एक बिल बना लेते हैं, फिर वो आपकी जो डिमांड्स है उनको। तो उसी प्रकार से जो राइट्स है ना, उनका बिल बना लिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और उसके बाद जैसे सबसे पहले इन्होंने बनाया संविधान, तो उनसे सबने प्रेरणा ले लेकर के घोषणा पत्र में अधिकार जोड़े हैं। फिर किसी ने मौलिक अधिकार कहा है, किसी ने अधिकारों का घोषणा पत्र कहा है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। तो ज्यादातर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें नागरिकों को जो अधिकार है उनको संविधान में क्या कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया। सूचीबद्ध का मतलब क्या, लिस्टेड कर दिया गया, लिख दिया गया है कि भाई ये अधिकार किसको मिलेंगे, हमारे देश के नागरिकों को मिलेंगे।
प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। तो जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही बात है, उसमें यह हमेशा सुनिश्चित रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, पक्का हो ही जाना चाहिए कि अधिकारों को नागरिक जो है, देश के व्यक्ति हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे और जिन्हें सदैव क्या है, जो सरकार है वो मान्यता देगी। सरकार भी उनको मान्यता देने से मना नहीं कर सकती। ऐसे अधिकार होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो देखिए, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित मतलब जिनको हम संरक्षित कर सकते हो, जिन्हें हम बचा करके रख सकते हो। जैसे कि उल्लंघन होते ही कोर्ट जा सकते हैं। उल्लंघन हुआ तो क्या करा, सुप्रीम कोर्ट गए एशियाई खेल वाले और उन्होंने उन मजदूरों को अधिकार दिलाया। जो एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उनको जब पता चला कि मचल के साथ स्थितियां खराब है, अधिकारों का बात आई और अधिकार उनको दिलाया गया। तो यहां पर क्या है कि जो संरक्षित है, उल्लंघन होते उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है, आप घोषणा कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी आप इसे कह सकते हैं। आप घोषणा कर रहे हैं कि आपके ये क्या है, अधिकार है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। तो जो अधिकार है, अधिकारों का जो घोषणा पत्र होता है वो सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। तो यहाँ पे जितने भी अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं तो वो इसलिए कि सरकार भी उनके विरुद्ध जाकर के काम ना कर सके। जैसे कि आज समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है तो सरकार भी कोई ऐसा काम ना करे कि समाज में असमानता फैले। ओके, जैसे कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों समान है, कल को सरकार कहता नहीं नहीं आज से सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही पढ़ेंगे, महिलाओं को नहीं पढ़ना, तो असमानता है। तो ऐसा काम सरकार भी नहीं कर सकती जो क्या हो, नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध हो। इसीलिए तो मैंने आपको मौलिक अधिकार में कहा कि जिसे राज्य भी जिसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता वो मौलिक अधिकार है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। और यहां पर अगर किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका उपचार मतलब उनको सही करवाए वो भी सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये कौन कहता है, ये संविधान कहता है। अब संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। किससे बचाएगा सरकार, कौन किसके अधिकारों को खतरा पहुंचा रहा है, सवाल आता है ना दिमाग में। तो हम देखते हैं। सबसे पहला, किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है, ओके, ये मान लीजिए किसी दलित कम्युनिटी का व्यक्ति है और ये मान लीजिए वाई व्यक्ति है, ये किसी अपर कास्ट का कम्युनिटी, दोनों व्यक्ति है। ये व्यक्ति इसके जो समानता का अधिकार है कि नहीं भाई ये इस जाति का तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं, दूर हो जा, ठीक है, छुआछूत करना, ऐसा काम करना, तो ये इसके अधिकार का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। और किसने करा, एक व्यक्ति नहीं करा। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये पुरुष है और जो वाई है वो महिला है और कल को महिला को किसी भी प्रकार का उसके जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, अब वो महिला को इसलिए काम पर नहीं रख रहा कि नहीं वो महिला है, महिलाओं को मैं रोजगार नहीं देता हूं, तो वो भी क्या है, इसके अधिकार का उल्लंघन है। यहां पे जैसे आप मान लीजिए कि दो धर्म के लोग हैं और अगर वो एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले के साथ भेदभाव कर रहा है तो वो भी उसका उल्लंघन होगा उसके अधिकारों का। अन्य व्यक्ति या कोई निजी संगठन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी किसी को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। तो अब ऐसी स्थिति में कौन उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। जिससे कि मैं आपको एक और जो सरकार सुरक्षा प्रदान करने का एक और आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जैसे आप मान लीजिए आपको 2-3 है ना धमकी भरे पत्र आए कि और आपको जान से मार दिया जाएगा, ये वो लाना फलाना ढीमका। आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और पुलिस स्टेशन वाले आपको एक गार्ड प्रोवाइड कराएंगे। वो क्यों करवाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको जीवन जीने की आजादी है, वो आपका मौलिक अधिकार है और उसकी सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस सरकार का ही भाग है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा के लिए सरकार काम करती है। ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध होने का मतलब क्या, कमिटमेंट हो। बिल्कुल हाँ, अधिकारों की सुरक्षा करनी ही है। इससे के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि भाई कभी विधायिका भी कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि क्या हो, कोई भेदभाव हो जाए या किसी के जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो जाए तो उनसे भी बचाना होगा। कार्यपालिका कुछ ऐसा कर दे या नौकरशाही ऐसा कर दे, न्यायपालिका कुछ ऐसा कर दे तो उनसे भी संरक्षित करना, बचाना ये किसका काम हो जाएगा, सरकार का काम हो जाएगा या राज्य का ये काम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में
हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, हमने आज के जो लेक्चर में जाना कि अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और देखिए हम बिल्कुल एक एक चीज को बहुत छोटे, बिल्कुल छोटे से लेवल पे जाकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे छोटे से लेवल से उठा लीजिए और दिमाग में डालते जाइए। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो लास्ट में जाकर के लेक्चर्स देख लेंगे और कर लेंगे, तो देखो बेटा जितना डीप में आप भी मिल रहा है ना उतना लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे। आज पढ़ लो। और आप ये मत सोचो मैं 11th क्रैक करनी है यार। मैं सच में जब रिकॉर्ड करने आता हूं तो मैं ये सोच करके रिकॉर्ड करने नहीं आता मैं 11th के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सोचता हूं यार बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना, बेस्ट देना है। ओके, अब आप ही मुझे बताइएगा कि बेस्ट लेक्चर्स अपने चल रहे हैं या नहीं चल रहे, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बोरियत तो नहीं हो रही। ओके, तो बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।